Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. Today we will start our new chapter which is बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो देखो बैंक तो आप समझते हो कि क्या है। बैंक आपने पढ़ा, बैंक में हम बैलेंस भी रखते हैं, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन अब नया वर्ड आ गया। क्या होता है रिकंसाइल का मतलब या रिकंसिलेशन? इसका मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट पे लाना। मतलब ना कोई दो चीजें अगर एग्रीमेंट पे नहीं है तो उनको बीच में ना एक बैलेंस सेट कर देना, एक एग्रीमेंट पर ले आना उन्हें। तो यहाँ किन दो चीजों के बीच ऐसा मुझे करना है? तो देखो ये चैप्टर है इस बारे में कि आपने अपनी कैश बुक बनाई, उस कैश बुक में आपने बैंक कॉलम बनाया होगा कि मैं बैंक से कितना पैसा लेन देन कर रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। फाइनल कैश बुक के एंड में आपको पता चला होगा कि अच्छा मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है। और बैंक भी तो आपकी पासबुक मेंटेन करता है। बैंक के रिकॉर्ड्स में भी तो रहता है ना कि आपके बैंक अकाउंट में आप कितना लेन देन कर रहे हो और इस वक्त कितना पैसा है। तो बैंक जो पासबुक में अमाउंट शो कर रहा है आपकी कि इतने पैसे अकाउंट में है, आपकी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है आपके अकॉर्डिंग, यानी आपने जो मेंटेन किए होंगे अकाउंट्स, आपके अकॉर्डिंग आपके बैंक में जो बैलेंस है और बैंक में जो बैंक शो कर रहा है वो दोनों मैच नहीं हो रहे। मीन्स जो आपने बनाए हैं वो अलग है, बैंक की पासबुक कुछ अलग कह रही है। तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने की, कि ये उन दोनों बैलेंसेस को आपस में एग्रीमेंट पर लाती है, मैच करवाती है कि क्यों मैच नहीं हो रहे। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण से हमारा कई बार ये बैलेंस मैच नहीं होता। कई बार ट्रांजेक्शन्स में जो है वो टाइम गैप आ जाता है। हो सकता है आपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, आपने अपनी जाकर के कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दिया कि मेरे अकाउंट में पैसे इतने, रिसीविंग साइड पे आपने राइट कर दिए। लेकिन बैंक की छुट्टी आ गई, नेक्स्ट डे गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया, तो बैंक ने आपके अकाउंट में वो पैसा डाला ही नहीं। तो उन सब के लिए हमने ये बनानी है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो क्या कारण हो सकता है? देखो टाइम गैप के कारण इस तरह हो सकता है कि आपने चेक इशू किया कस्टमर को, आपने उसको पेमेंट साइड पर लिख दिया कि मैंने इतने रुपीस का चेक इशू कर दिया है, मेरे अकाउंट से इतने पैसे चले जाएंगे, जैसे कस्टमर जो है इसको बैंक में चेक को लेकर जाएगा। बट कस्टमर लेट हो गया, वो लेकर के ही नहीं गया। तो आपके अकॉर्डिंग तो आप कम बैलेंस शो कर रहे हो कि मेरे पास तो बैंक में जो है वो 10,000 अगर थे, मैंने 2,000 का चेक लिखा, तो आप कह रहे हो कि 8,000 होना चाहिए, जबकि आपके अकाउंट में तो वो माइनस ही नहीं हुआ। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि प्रेजेंट ही नहीं हुआ फॉर चेक अगर पेमेंट के लिए, तो फिर आपका जो बैंक रिकंसिलेशन है वो कुछ और बैलेंस जो है उस टाइम पे बैंक की पासबुक अलग बैलेंस शो करेगी, कैश बुक अलग। तो उसके लिए मुझे फिर बनाना होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। या फिर हमने जो है वो चेक प्रेजेंट किया बैंक में पेमेंट के लिए कि हमने जो है वो डिपॉजिट के लिए चेक लगाया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, या बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट में दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड का मतलब होता है आपको रिसीव हुआ, या आप यहाँ पर बॉब्लिक डाल के लिख लो रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। तो आपके बैंक अकाउंट में आ गया लेकिन आपको अभी नॉलेज में नहीं है, तो आपने उसको अपनी कैश बुक में एंट्री में नहीं लिखा। तो ये भी ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है डिफरेंस का कारण। या फिर बैंक ने कोई आपसे चार्जेस जो हैं वो लिए हैं, वो चार्जेस आपको नहीं मालूम था कि आपके अकाउंट से जो है वो चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था अपनी कैश बुक में, तो और बैंक में से आपके जो है वो माइनस हो गए थे। या डायरेक्टली बैंक जो है किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में ही पैसा डिपॉजिट कर दिया, ये भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरह से मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं जिनके बारे में आगे बात भी करेंगे। तो अब इस बैंक रिकंसिलेशन की क्या इंपॉर्टेंस रही कि ये हेल्प करेगी आपको रिकंसाइल, यानी रिकंसाइल का मतलब जो कैश बुक में गलती है या फिर आपके बैंक की पासबुक में कोई गलती है, उस गलती को बताने में, समझाने में और ठीक को करने में उसको। ठीक, अब देखो आपका जो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यानी जो आप खुद एक प्रोपराइटर एज बिजनेसमैन अपनी कैश बुक बनाते हो, और बैंक जो होता है वो आपकी बनाता है पासबुक। तो पासबुक में बैंक जो आपके पास जितना एट प्रेजेंट, जितना कैश, जितना आपके बैंक में बैलेंस है, बैंक बैलेंस में आपके जितने रुपीज एट प्रेजेंट हैं, बैंक बैलेंस एट हैंड ये लिख दो आप इसको।
तो उसको वो पासबुक में क्रेडिट एंट्री के रूप में शो करता है। और कैश बुक में हमारे पास एट प्रेजेंट जितना भी बैंक बैलेंस होता है, उस बैंक बैलेंस को हम कहते हैं कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी मेरे पास जितना है वो डेबिट बैलेंस है, कैश हो या बैंक हो। और बैंक आपको क्रेडिट देता है, क्योंकि अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तभी तो डबल एंट्री सिस्टम पूरा होगा ना। तो बैंक के अकॉर्डिंग आपके, अगर वो कह रहा है ना बैंक क्रेडिट है, तो इट मीन्स उतने पैसे आपके पास हैं। आप कह रहे हो डेबिट, तो इट मीन्स उतने पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए, ये बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू है पासबुक में, कैश बुक वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हमने बैंक से उधार ली हुई है, जिसको कि कहा जाता है ओवरड्राफ्ट, कि हमने बैंक से उधार लिया हुआ है, तो हम कहते हैं कि हमारा बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। मैं कैश बुक की बात कर रही हूँ ना। और अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस हो जाता है। इसको ध्यान में रख के चलना, ये आगे सम्स में काम आएगी ये चीज। तो आगे अब जब मैं सम करवाने जो जा रही हूं, उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे मेरे अकाउंट में से पैसे अभी माइनस नहीं हुए, वो मेरे लिए प्लस की आइटम है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से अभी तक मुझे क्रेडिट नहीं मिल पाया, तो वो मेरे लिए माइनस की आइटम है, क्योंकि मैंने उसको पहले प्लस मान लिया था लेकिन अभी तक वो पैसा आया ही नहीं मेरे अकाउंट में, तो वो माइनस की आइटम है मेरे लिए। ये भी हमें ध्यान में रख के चलना है। तो अब आगे जो है वो नेक्स्ट, हमें यहाँ पर हमारे पास जो मेथड होंगे वो क्या रहेंगे, कि या तो आपको दिया जाएगा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस, या कैश बुक का अनफेवरेबल यानी क्रेडिट, या फिर पासबुक के जो भी दो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिखे उसके अकॉर्डिंग। तो आपकी ये दो कैटेगरीज हो जाएंगी, एक कैश बुक का पॉइंट ऑफ व्यू, एक पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल हम कैश बुक वाला करेंगे, चाहे कैश बुक का फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, सम करने का तरीका सेम रहेगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर फेवरेबल है तो वो प्लस आइटम में लिखा जाएगा, अनफेवरेबल है तो माइनस आइटम में। जब आप बैंक रिकंसिलेशन बनाते हो तो बैंक रिकंसिलेशन बनाते टाइम दो कॉलम बनते हैं, एक प्लस का और एक माइनस आइटम का। तो वहां फेवरेबल है तो ऑब्वियसली प्लस है, और अगर अनफेवरेबल है तो ऑब्वियसली माइनस आइटम का पार्ट है। तो अब प्लस में कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं वो डिस्कस कर लो। कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि आपने तो इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। पेमेंट का मतलब कस्टमर उसको ले ही नहीं गया बैंक में, तो वो आपके लिए क्या बन गई फिर, प्लस की आइटम, कि अभी तक तो आपके अकाउंट में से पैसा माइनस ही नहीं हुआ, तो वापस ऐड कर दो। उसके बाद बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट दिया है, जैसे आपको मिलता है ना क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है एवरी 3 मंथ्स के बाद, तो वो भी जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए प्लस की आइटम है। आपको कहीं से जो है वो इंटरेस्ट या फिर जो है वो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो वो भी क्या हो गया, प्लस की आइटम हो गई। नेक्स्ट, आपने जो है वो चेक बैंक में लगा दिया, डिपॉजिट कर दिया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे जो है वो जमा कर दो, बट आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए चेक को कैश बुक में, तो ओमिटेड, ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये भी प्लस की आइटम है कि हम भूल गए थे, तो भूल गए थे अगर हम, तो फिर प्लस की आइटम हो गई हमारे लिए कि हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया तो अब हम कर देंगे रिकॉर्ड। अब बात करते हैं माइनस आइटम्स की। तो माइनस में मतलब जो चीजें जो है मेरे अकाउंट से माइनस, या तो मेरे अकाउंट में आया ही नहीं है और मैंने उनको पहले गलती से प्लस में लिखा है, वो माइनस में आएंगी, या बैंक ने कोई मेरे से चार्जेस वगैरह लिए हैं तो वो माइनस में आएंगे। जैसे कि आपने बैंक में चेक तो भेज दिया लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो आप यहां लिख देते हैं शॉर्ट में नोट क्रेडिटेड बाय बैंक, कि आपने कलेक्शन के लिए चेक भेज दिया लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट ही नहीं किया है। जिस दिन आपने बैंक रिकंसिलेशन बनानी है उस दिन बैंक ने आपके अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो माइनस आइटम है। या फिर चेक आपने बैंक में लगाया डिपॉजिट के लिए कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा करो, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब होता है कि बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज जिसने भी आपको वो चेक दिया था उसके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है। तो बैंक कैसे उस चेक के बेस पे आपके अकाउंट में पैसे जमा करे, क्योंकि जिसने चेक दिया
उसके अकाउंट से विड्रॉ करके बैंक आपके खाते में डालेगा ना, बट उस पर्सन के अकाउंट में उतना पेमेंट है ही नहीं, कि आपके कस्टमर ने आपको जो है वो एक तरह से फ्रॉड किया आपके साथ। और आपको डायरेक्ट जो है वो कोई पेमेंट मेड की है बैंक ने आपके बिहाफ पे, जैसे हम कई बार अपने अकाउंट से लिंक कर देते हैं कि ये पॉलिसी मेरे अकाउंट से एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट कटती रहे, या ये बिल पे हो जाए मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली एवरी मंथ, तो वो भी माइनस आइटम का पार्ट है। या बैंक ने आपसे कोई भी बैंक चार्जेस, कोई कमीशन वगैरह चार्ज किया है, तो ये सारी क्या हो गई, माइनस की आइटम्स हो गई। तो ये माइनस आइटम्स होंगी। और अगर आपने कोई चेक इशू किया किसी कस्टमर को और आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो भी माइनस आइटम है। इशू करोगे किसी कस्टमर को, दोगे तो अकाउंट से माइनस होना चाहिए, आप भूल गए हो तो वो माइनस आइटम है। तो ये प्लस माइनस आइटम्स को हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम जो है वो एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।